तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रूम 9 नाम की मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी स्टार्ट होने पर हम एक कपल को एक छोटे से होटल में चेक इन करते हुए देखते हैं और वो लोग रूम नंबर 9 में जाते हैं जो उन्होंने बुक किया था। उस कपल का नाम लुइस मिलर और वॉल्टर मिलर था और वो लोग रिसेंटली ही इस टाउन में आए थे और वो यहाँ पर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते थे। लुइस अपने हस्बैंड वॉल्टर से बोलती है कि वो लोग यहाँ पर एक छोटा सा होटल खोलेंगे और यहाँ उनके बच्चे अच्छी लाइफ बिताएंगे। अब रूम के बाहर से एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम चार्ली जॉनसन था उनकी बातें सुन रहा था और वो उनकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। अब चार्ली अपने भाई जेड बेडफोर्ड को कॉल करता है और उससे बोलता है कि जेड अपने लोगों को भेजकर उस लेडी को मार दे, यानी कि लुइस को। अब हम देखते हैं जेड बेडफोर्ड को, जो अपने भाई से बात करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और रोने लगता है और बोलता है कि वो गलत कर रहा है सब कुछ। अब जेड अपने भतीजों और बेटे को उस होटल में भेज देता है। यहाँ हम बूढ़े आदमी को थोड़ा परेशान भी देख पाते हैं और वहाँ जाने वाले मेन आदमी का नाम टॉमी था, जो अपना फेस मास्क से कवर करके होटल जाता है। होटल में जाने के बाद वो 3 लोग उस कपल के ऊपर अटैक कर देते हैं और वॉल्टर को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। तभी टॉमी लुइस को बांध देता है और उसको एक वुडन हैमर से मारने लगता है। टॉमी लुइस से बोलता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और वो टॉमी और उसकी फैमिली की चीज नहीं ले सकती और उसको मरना होगा। अब टॉमी लुइस को जान से मार देता है। हम जेड को भी देखते हैं जो बहुत दुखी था और वो बोल रहा था कि वो ये सब नहीं करना चाहता था और अपने गुनाहों की माफी भी जेड गॉड से मांगता है और प्रेयर्स करते हुए कोई दवाई खाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी 40 साल आगे जाती है, जहाँ हम टॉमी को एक वुडन टेबल पर बंधा हुआ देखते हैं और कोई आदमी उसके पास आता है। वो आदमी टॉमी के कान में अपना नाम बोलता है और टॉमी उसका नाम सुनकर घबरा जाता है। हम यहाँ टॉमी के फ्लैशबैक में उसको अल्कोहल एडिक्टेड देखते हैं और वो अननोन आदमी टॉमी को जान से मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम डिटेक्टिव माइकल डकोटा को देखते हैं, जिनको टॉमी की डेड बॉडी मिली थी एक हफ्ते के बाद। वो अपने जूनियर से बात करते हैं कि टाउन में लास्ट 40 साल से कोई मर्डर नहीं हुआ था और अब यहाँ अचानक से मर्डर होने लगे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जेसन जॉनसन को देखते हैं। जेसन को उसके डैड के नाम से एक लेटर मिला था और जिसमें उसके डैड की प्रॉपर्टी उसको मिलने वाली थी और एक टाउन में विली नाम के एक आदमी से मिलने का लिखा था। जेसन को ये सब अजीब लगता है क्योंकि वो एडॉप्टेड था और सडनली उसके नाम का लेटर उसको अजीब लगता है, बट वो उस प्लेस पर जाने लगता है और वो टाउन में पहुंच जाता है। वो एक शॉप पर रुकता है जहां उसको विली मिलता है और विली उसको लेटर पर लिखी जगह की लोकेशन बता देता है। बाहर हम किसी को जेसन की कार से छेड़छाड़ करता हुआ देखते हैं और जब जेसन जाने लगता है तो उसकी कार खराब हो जाती है और विली उसको पास ही के एक होटल में रुकने की एडवाइस देकर वहां से भेज देता है। जेसन अब होटल के पास जाता है जहां उसको एक खाली पड़ा हुआ घर मिलता है, जिसमें एक वर्कशॉप में जेसन आता है जहां उसको 40 साल पुराना न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें मिलर कपल जो 40 साल पहले मारे गए थे उनकी न्यूज थी। बाहर जेसन को बहुत सारी कार्ड्स भी मिलती है और तभी होटल में निशा नाम की लड़की उसको बुला लेती है। निशा उस होटल की सब ओनर थी और वो जेसन को ड्रिंक्स ऑफर करके बात करने लगती है। जेसन निशा से उस घर के बारे में भी पूछता है, जिस पर निशा बताती है कि वो घर खाली पड़ा है और उसके ओनर्स उस घर को बेच भी नहीं पा रहे हैं और न ही ठीक करवा रहे हैं और ये घर वही घर है जहां मिलर कपल को मारा गया था। रात ज्यादा होने पर जेसन सोने चला जाता है और वो बहुत ज्यादा नशे में था। रूम में आने पर उसको स्टार्टिंग के सीन्स के विजन्स आते हैं और एक आदमी उसको मार डालता है। अब अचानक से जेसन की आंख खुल जाती है एज वो एक नाइटमेयर देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसन जागता है, जिसको हम थोड़ा अजीब हालत में देखते हैं और वो होटल के मालिक जायन से मिलता है और वो उसको नाश्ता देते हुए कुछ हंसी मजाक करता है और फिर अपने काम से बाहर चला जाता है। अब जेसन की आंख खुलती है और वो खुद को एक वर्कशॉप में बंधा हुआ पाता है। जेसन को ड्रग्स दिए गए थे और एक आदमी उसके पास आता है, जिससे जेसन उसके बारे में पूछता है। यहाँ हम जेसन और निशा की कॉन्वर्सेशन का फ्लैशबैक भी देखते हैं, साथ ही एक आदमी का भी फ्लैशबैक देखते हैं जो इस टेबल पर बंधा था। वो जेसन से बोलता है कि जेसन एक जॉनसन है और उसको एक एक्स से अटैक करके मार देता है और ये जॉनसन वाला राज एंड में खुलेगा।
सीन शिफ्ट होता है और हम डकोटा को देखते हैं जो रिसेंटली हो रही डेथ से परेशान थे और अपने जूनियर से एक आदमी के बारे में भी बात करते हैं जो जल्दी ही पैरोल पे छूटने वाला था। अब हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम बो जॉनसन होता है और उसकी आज कोर्ट में पेशी भी थी। बो को जज पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दे देते हैं और एक हफ्ते बाद बो जेल से पैरोल पर बाहर आ जाता है। बाहर आने पर बो को उसका बेस्ट फ्रेंड बॉबी मिलता है जो उसकी रिहाई से बहुत खुश था और वो लोग बाहर जाते हैं सेलिब्रेशन के लिए। बार में वो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं तभी बो को एक लड़की पसंद आती है और वो उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। वो लड़की बो से चिढ़कर बाहर चली जाती है और बो अंदर दूसरी लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। अब तभी पहले वाली लड़की अपने बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड्स के साथ वापस आती है और बो की उस लड़की के बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है जिसको बो मारने लगता है। बट बॉबी और बार ओनर लड़ाई रोककर उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से बाहर भगा देते हैं। बो और बॉबी यहाँ पर ड्रिंक्स ले रहे होते हैं तभी एक लड़की उनके पास आती है जो बो से फ्लर्ट करती है और उसके लिए ड्रिंक्स मंगवाती है। बॉबी वहाँ से चला जाता है और बो उस लड़की के साथ काफी टाइम तक ड्रिंक करता रहता है जहाँ वो दोनों ही बहुत ज्यादा नशे में हो गए थे और वो लड़की बो को ड्रग्स भी देती है। अब सीन कट होता है और हम बो को भी उसी वर्कशॉप में बंधा हुआ देखते हैं जहाँ वही आदमी था जो पहले भी लोगों को वर्कशॉप में मार रहा था। वो बो से बोलता है कि बो को जेल में ही रहना चाहिए था और बो ने जो पाप किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। अब हम यहाँ मूवी के स्टार्टिंग सीन का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ मिलर कपल को मारने वालों में एक बो भी था और यहाँ हम जेड को भी देखते हैं जो अपने सिन से बहुत दुखी था। अब अननोन आदमी बो को एक फोटो दिखाता है जिसको देखकर बो भी घबरा जाता है और वो आदमी बो को भी जान से मार देता है। कुछ दिन बाद हम डिटेक्टिव डकोटा को बो की लाश के पास देखते हैं और वो इस केस से भी परेशान हो गए थे एज बो को एक ही दिन में किसी ने मार दिया था। डकोटा को उसके जूनियर्स बोलते हैं कि बो का बार में जिनसे झगड़ा हुआ था उन लोगों का काम हो सकता है, जिस पर डकोटा बोलता है कि वो लोग उसी दिन ही दूसरे बार में झगड़े के कारण जेल में बंद हैं, मतलब ये काम उनका नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में डकोटा इन्वेस्टिगेशन के लिए बार में बारटेंडर को बुलाता है जिसका नाम आंद्रे मिलर था और उससे बो के बारे में पूछताछ करने लगता है। आंद्रे अब यहाँ ये बोलता है कि वो बार में बिजी था और उसको बो के बारे में कुछ भी नहीं पता और डकोटा उसको वहाँ से भेज देता है। अब डकोटा बॉबी को भी बुलाता है और उससे भी पूछताछ करता है। काफी टाइम पहले डकोटा ने बो और बॉबी को किसी क्राइम में अरेस्ट किया था और उस टाइम पर बॉबी को बो ने फंसा दिया था क्राइम में, जिस पर बो ने बॉबी को मारने की धमकी दी थी। बॉबी बो के मर्डर से इनकार कर देता है एज वो बो का बेस्ट फ्रेंड था और तभी डकोटा को खबर मिलती है कि बो के छोटे भाई जॉन को किसी ने मार दिया है और वो बॉबी को वहाँ से वापस भेज देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जायन को देखते हैं जो अपनी बहन को याद कर रहा था जो काफी टाइम पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और तब से उसके 2 बच्चों का ख्याल जायन ही रख रहा था। अब हम देखते हैं स्टार बेडफोर्ड को जो बाहर से इस टाउन में आई थी और उसको एक लेटर मिला था अपने रिलेटिव्स के नाम का जहां उसको कोई होटल मिलने वाला था। स्टार एक आइसक्रीम शॉप पर रुकती है और वहां वो लोकल से जगह का एड्रेस पूछने लगती है जहां वो जाना चाहती थी। उसके पास आंद्रे आता है जो उसको एड्रेस बता देता है और स्टार वहां से चली जाती है। स्टार अब जा रही होती है तभी उसको आंद्रे रास्ते में मिलता है जो रोड पर लिफ्ट लेने के लिए खड़ा था और स्टार उसको लिफ्ट दे देती है। आंद्रे कार में बैठकर स्टार के साथ जबरदस्ती करने लगता है और तभी वहां जायन आकर आंद्रे को भगा देता है। स्टार की कार खराब हो गई थी और जायन उसको अपने होटल में रुककर पुलिस का वेट करने का बोलता है जिस पर स्टार मान जाती है। स्टार जायन के होटल पर आती है जहां जायन उसको ड्रिंक सर्व करता है और स्टार कुछ टाइम बाद वॉशरूम जाती है जहां उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। वो अब नशे जैसी हालत में हो जाती है और उसको आंद्रे और खुद के मर्डर के विजन्स परेशान करने लगते हैं। होश में आने पर स्टार होटल में खुद को अकेला पाती है और वो बाहर जाती है जहां वो सामने वाले घर में जाती है जो घर वही घर था जहां मिलर फैमिली मारी गई थी। स्टार अब उस घर के वर्कशॉप में जाती है जहां उसको कुछ हथियार मिलते हैं जिनसे हमने अभी तक लोगों को मरते हुए देखा था। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं एक और आदमी का जिसको उस अननोन आदमी ने मार दिया था और ये आदमी भी मिलर कपल को मारने वाले लोगों में शामिल था और ये लास्ट कल्प्रिट था उस मर्डर का। स्टार वहाँ से बाहर आती है और होटल में जाती है जहाँ उसको एक मास्क पहना हुआ आदमी मिलता है जिससे डर कर वो जंगल में भागने लगती है और वो आदमी भी उसके पीछे भागता है। स्टार
स्टार जंगल में एक ट्रैप में फंसकर गिर जाती है और वो आदमी उसके पास आकर बोलता है कि स्टार लास्ट करी है जिसको मारने के बाद उस आदमी का मिशन पूरा होगा। वो आदमी अपना मास्क हटाता है और ये आदमी कोई और नहीं जायन था। जायन बोलता है कि स्टार को मारकर जो काम उसने शुरू किया था उसको खत्म कर देगा, क्योंकि स्टार जॉनसन फैमिली की वारिस थी और उसकी फैमिली की वजह से मासूम मिलर कपल की जान गई। और यहाँ पर जायन कोई और नहीं मिलर कपल का ही बेटा था। स्टार जायन से बोलती है कि उसके ग्रैंडफादर जेड को अपने किए हुए क्राइम का बहुत दुख था और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, बट उनको ऑर्डर्स मिले थे जिस वजह से उनको ना चाहते हुए भी वो क्राइम करना पड़ा। जायन स्टार की बात पर भरोसा नहीं करता और स्टार पर अटैक कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ जायन हॉस्पिटल में एडमिट था और निशा उसके साथ थी। वहाँ पर डिटेक्टिव डकोटा आते हैं जो जायन से मिलने आए हुए थे और वो जायन से पूछते हैं कि उसको चोट कैसे लगी, जिस पर जायन बताता है कि उसने अपने घर के पास ट्रैप लगाए थे जानवरों को रोकने के लिए और एक ट्रैप में उसका पैर फंसने से उसके पैर पर चोट आ गई थी। डकोटा जायन से थोड़ी बात करके वहाँ से चले जाते हैं और अब हम देखते हैं उस लास्ट नाइट का फ्लैशबैक। लास्ट नाइट जायन अटैक करते हुए फिसल के गिर गया था और उसको चोट आ गई थी। स्टार उसको बोलती है कि उसके ग्रैंडफादर जेड को अपनी गलती का हमेशा पछतावा था और उन्होंने इसके बारे में अपने जर्नल में लिखा था और उसके बाद फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। स्टार आगे बोलती है कि उसने जर्नल को पढ़ा था और वो खुद जायन को ढूंढ रही थी उससे माफी मांगने के लिए। जायन को स्टार पर भरोसा नहीं हो रहा था। जायन स्टार से बोलता है कि उसकी मॉम को 40 साल पहले मार दिया गया था, बट उसके फादर को नहीं मारा था। वॉल्टर ने हमेशा ये सब बातें जायन से छुपा कर रखी थी और खुद हमेशा दुख में सफर कर रहा था। 40 साल बाद जब जायन टाउन में रहने आया तब उसको विली से पता चला कि उसकी मदर को कैसे मारा गया था और तभी से जायन ने जॉनसन परिवार को खत्म करने का ठान लिया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जायन की मदर को सिर्फ इस वजह से मार दिया था क्योंकि वो अपना खुद का होटल खोलना चाहती थी और चार्ली जॉनसन को ये लगा कि उसके होटल का नुकसान होने वाला है और उसने लालच में जायन की मदर को मरवा दिया था। साथ ही जॉनसन फैमिली के एक मेंबर ने ही नशे की हालत में कार से जायन की बहन को भी एक्सीडेंट में मार दिया था। जायन अब स्टार को मारने लगता है एज वो उस मर्डर की आखिरी जुड़ी हुई कड़ी थी, बट स्टार उसको बताती है कि वो के 3 लड़के हैं जो बहुत बुरे लोग हैं और स्टार खुद उनसे नफरत करती है और वो जायन के साथ जुड़ना चाहती है उनसे बदला लेने के लिए। जायन को अब स्टार पर भरोसा हो जाता है और वो उसको नहीं मारता। अब हम आखिरी सीन में उन दोनों को हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रूम 9 की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।